आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे हैं विज्ञान का, जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है? क्रिप्टो गेम है क्या है? इस चारों ऑप्शन में क्या है क्रिप्टो गेम? तो क्रिप्टो गेम क्या होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिना बीज वाले पौधे होते हैं। क्रिप्टो गेम क्या होते हैं? बिना बीज वाले पौधे होते हैं। तो इससे कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अगर क्रिप्टो गेम बिना बीज वाले पौधे होते हैं तो इसमें क्या होता है? हमारा क्रिप्टो गेम में जननांग जो है, ये क्या होता है? ये जननांग नहीं उपस्थित होता है। क्या होता है? जननांग उपस्थित नहीं होता है। तो इसलिए ये जननांग उपस्थित नहीं होता है, इसलिए जो क्रिप्टोगाम टाइप के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? अपना जो प्रजनन है किसके सहायता से करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से कर लेते हैं। तो क्रिप्टो गेम क्या है? तो क्रिप्टो गेम बिना बीज वाले पौधे होते हैं। वैसे पौधे जिसमें क्या होता है? बीज नहीं होता है। तो बीज नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? उसमें जननांग उपस्थित नहीं होता है। तो अपना प्रजनन किसके हेल्प से करते हैं? बीजाणुओं के हेल्प से करते हैं। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया ए। आगे चलते हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आनुवंशिकता के जनक कौन थे हमारे? चार्ल्स डार्विन नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं, ग्रेगर जोहन मेंडल नहीं, हाँ मेंडल ही थे, सॉरी, ये आपका हो जाएगा। कौन थे हमारे आनुवंशिकता के जो जनक थे? वो के कौन कहलाते हैं हमारे? ग्रेगर जोहन मेंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी ना, ये ग्रेगर जोहन मेंडल जो साइंटिस्ट थे, वो जो आनुवंशिकता की खोज की थी, तो ये किस पे खोज की थी? तो मटर के पौधों का मटर के पौधों का इस्तेमाल करके इसका क्या किए थे? आनुवंशिकता की खोज किए थे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो अष्टक का जो नियम था हमारा, अष्टक का नियम किसने दिया था? पहले तो एक ये भी सवाल हो जाता है कि अष्टक का नियम किसने दिया था? तो याद कर लीजिए, इसे दिया था न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स। अष्टक मतलब क्या थे कि हमारे इसमें 8 एलिमेंट थे। कितने थे? ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया था न्यूलैंड, उसमें कितने एलिमेंट को शामिल किया था? कितने तत्वों को शामिल किए थे? ये 8 तत्व को शामिल किए थे। जिससे होता क्या था कि ये जो 8 तत्व थे, यहाँ आने के बाद वो तत्व फिर से उसका जो गुण था वो किससे मिल जाता था? पहला से। मतलब ये साइकिल एक तरह का, ये आपका साइकिल चलते रहता था। सारे एलिमेंट का गुण क्या होता था? यहाँ आने के बाद फिर एक से स्टार्ट हो जाता था। उसी को क्या बोलते थे? अष्टक का नियम कहते थे। जिसकी खोज किसने की थी? या जिसके मतलब ये नियम कौन दिया था? सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। तो वही बोल रहा है कि अष्टक में वो कौन सा अंतिम था जिसके बाद जो है ना, मतलब नौमा कौन था जिसका जो है गुणसूत्र रिपीट नहीं होता था, फिर एक के जैसा नहीं मिलता था? तो वो था हमारा कौन सा? ऑप्शन सी, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो है ना, कैल्शियम के बाद जो होता था, प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से भिन्न होते थे, ठीक है। यहाँ से फिर बदल जाते थे कैल्शियम के बाद। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? बताइए। अगर ओजोन परत है, ठीक है, उसमें अगर छेद हो जाएगा तो मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो ये आपका होगा त्वचा का। सबसे ज़्यादा किस पे करेगा? स्किन पर आपका इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में त्वचा पर, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सूर्य है, सूर्य किरण,
उसमें से एक क्या निकलता है, एक किरण निकलता है जिसका नाम क्या रहता है, पराबैंगनी किरण। उस किरण का नाम क्या है, पराबैंगनी किरण। वो हमारे जब वायुमंडल में इंटर करता है तो वहाँ पर एक हमारा क्या है, ओजोन परत है वायुमंडल में, जो उसको क्या करता है, किरण को मतलब फिर से उधर ही वापस उल्टा दिशा में उसको भेज देता है या उसको रोकता है, कहाँ तक, अर्थ तक पहुँचने में। जो हमारे लिए पराबैंगनी जो किरण है वो एक तरह का रेडिएशन है जो हमारे लिए किसके लिए हानिकारक है, त्वचा के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये जो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट, जो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है अभी, किसके यूज़ से होता है, CFC, जो हमारा क्या होता है, जो गर्मी में लगाते हैं एयर कूलर में जो CFC गैस का यूज होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा कारक है किसको, ओजोन परत को डैमेज करने का लिए, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपसे। लेकिन ओजोन परत छेद होने से हमारे मानव शरीर का किस भाग को सबसे ज़्यादा अंग को नुकसान पहुँचेगा, तो वो है आपका त्वचा को, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट। चलते आगे। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। कोई एक्स पे पावर इस तरह से जो लिखा रहता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपका द्रव्यमान संख्या को, ये वाला, ठीक है। और ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, वो इसको इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल रहा है कि आपको इस मतलब मॉलिक्यूल या एटम में, जो भी बोल सकते हैं, परमाणु में, इतना के परमाणु में है ना, परमाणु एटम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसके यहाँ पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो निकालने का क्या है फॉर्मूला, द्रव्यमान में माइनस कर दीजिए, किस में, प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन, जिसको किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। तो यहाँ आ जाएगा 23 में -11 कितना हो गया, 12। तो ये जो परमाणु है आपका एक्स परमाणु, इसमें कितना न्यूट्रॉन की संख्या है, 12। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, तो ये तो हटाइए दीजिए, भौतिक और जैविक, भौतिक तो होता है लेकिन जैविक नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया, बी ऑप्शन। रसायन गुणों से एक और होता है, सिर्फ रसायन नहीं होता, एक और किससे किससे होता है, भौतिक और रसायन गुणों से होता है, ऑप्शन डी, मतलब फिजिकल और केमिकल गुण से होता है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक से होता है। तो फिजिकल और रासायनिक गुण से आपका क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण समझे नहीं, जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसको हम किस में बांटते हैं, यानी तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, मतलब ठोस, द्रव और क्या, गैस। तो कोई भी पदार्थ को अगर इस तीनों स्टेट में मतलब इस अवस्था में बांटना है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, उसका भौतिक देखेंगे या उसका रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण मतलब वो देखने में कैसा है, मतलब भौतिक गुण मतलब क्या है, ठोस है, मुलायम है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है, मतलब पायरुवेट विखंडन के उपरांत जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, मतलब जब ये विखंडन होता है ना, पायरुवेट विखंडन होता है तो उसके उपरांत कौन कौन उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
विखंडन के उपरांत जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो जल तथा ऊर्जा देता है। तो ये क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो ये आपका संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना गुना है। मतलब देखिए, द्रव्यमान मतलब मास, ठीक ना। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 0.012 गुना है किसके? पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, ठीक है। तथा व्यास पृथ्वी के व्यास के इतना गुना, और व्यास भी क्या है? चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का इतना गुना है। तो जी जो है का मान चंद्रमा पर होगा, तो जी का मान क्या होगा? तो देखिए, ये सब तो आपको ऐसे दिया गया है वैल्यू, लेकिन आपको एक नियम पता होगा, रूल याद कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जी का जो मान होता है ना, चंद्रमा तथा पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। जो जी होता है आपका गुरुत्वाकर्षण, ये जो होता है जी जिसको इंडिकेट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो होता है जी, ये क्या होता है? इसका जो मान होता है क्या लिखे? जी का जो मान होता है चंद्रमा तथा पृथ्वी के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब उस पर उसका मतलब द्रव का पृथ्वी का और चंद्रमा का जो द्रव्यमान का प्रभाव होता है जी पर, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? जी जो है हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मतलब ये एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू होता है। ये इसके देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान या चंद्रमा का द्रव्यमान वो बदले या घटे, ठीक है, उससे जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है मतलब जी जो होता है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो एक कांस्टेंट, और इसका मान कितना होता है जी का? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर ये होता है। तो इससे क्या हुआ? जब इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसका मतलब क्या होगा? पृथ्वी पर इसके मान से ज़्यादा नहीं, पृथ्वी पर इसके मान का इतना नहीं, पृथ्वी पर इसके मान कितना? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। हाँ, क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उसके मान का क्या होगा? जी के मान के बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हमारे फैराडे। किसने किसको खोज की थी? फैराडे ने खोज की थी। तो एम्पियर की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, यहाँ देखिए फैराडे, ये तो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो फैराडे ने खोज कर दी थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो एम्पियर भी क्या है? कोई साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो इसने क्या चीज़ का खोज किया था? इसने खोज किया था, एम्पियर ने खोज किया था। ये सब भी ऑप्शन देख लेते हैं, काहे कि आपका हो सकता है कि इस साल आप एग्ज़ाम दे और उसमें आ जाए। तो विद्युत धारा के मात्रक की खोज, इसने किसकी खोज की थी? तो विद्युत धारा के मात्रक की खोज, मतलब करंट के एसआई यूनिट की खोज की थी, ठीक है। अच्छा, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ये भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ये इन्होंने खोज किया था विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बाएं हस्त के नियम की खोज की थी। इसने क्या किया था? विद्युत
तो जो फ्लेमिंग थे उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में बाएं हस्त का नियम की खोज की थी, जिसे बोलते हैं बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड रूल की। किसकी खोज की थी? लेफ्ट हैंड रूल की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, किसने खोज की थी? तो फ्लेमिंग ने। एम्पियर ने किसकी खोज की थी? विद्युत धारा मतलब करंट को मापने का ऐसा यूनिट का मात्रा की खोज की थी। एक बचा मैक्सवेल देख लेते, इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था? थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, आगे का एग्जाम हो सकता है इस बार ये ना पूछ के अगला पूछ दे। ठीक है, तो इसने क्या खोज किया था? ये मैक्सवेल ने क्या खोजा था? तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में ये दाएं हस्त का नियम खोज किया था। ये जैसे ये फ्लेमिंग जैसे लेफ्ट हैंड रूल का खोज किया था, तो मैक्सवेल ने क्या किया था? राइट हैंड रूल का खोज किया था। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में दाएं हस्त का नियम की खोज की थी मैक्सवेल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको मैं डिटेल बता रहा हूँ, तो आप उसको कॉपी में लिख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, बस उसको रिवीजन करते रहो, आपका एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा प्रीवियस ईयर से। अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा है कौन सा है बताइए? सौर ऊर्जा तो नहीं है, बायोगैस नहीं है, थर्मल ऊर्जा नहीं, जीवाश्म ऊर्जा आपका कोयला है। ठीक है ना, कोयला एक जीवाश्म ऊर्जा है। ठीक है, कोयला उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर लाखों वर्षों से दबे मृत पेड़ पौधों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्र जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका जहाज है, ठीक है, ठीक है, ये आपका जहाज है और ये यहाँ पर आपका पानी है और ये समुद्र तल, ये क्या है आपका समुद्र तल है। तो यहाँ से जहाज से इसकी गहराई यहाँ तक मापने के लिए जो शिप है, जहाज है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं वो बताना है। तो किसका करते हैं? सबको पता है, सोनार का करते हैं। किसका करते हैं? सोनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यात्रिक उर्तक माना जा सकता है? किसे कहते हैं मृत यात्रिक उर्तक? किसे माना जा सकता है? इसे माना ऑप्शन सी सक्लेरेन काइमा को। ठीक है, सक्लेरेन काइमा पादप का एक सरल अस्थाई उत्तक है, इसे एक मृत यात्रिक उत्तक माना जाता है। ठीक ना, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? अभी पढ़े थे कि एमीटर किसको एमीटर जो है, एमीटर की खोज एमीटर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी और ये किसको मापने के लिए यूज होता है? तो विद्युत किसको मापने के लिए होता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए। किसको होता है? विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि एमीटर जो यंत्र है उस विद्युत परिपथ में, मतलब एक सर्किट है, मान लीजिए जैसे एक सर्किट में बना देता हूँ आपको।
मान लीजिए बैटरी है, ठीक है, कुछ भी 5 वोल्ट का, इधर से करंट जा रहा है, इस करंट को हमको मापना है। तो इस सर्किट में हमको क्या लगाना है, एमीटर लगाना है। किसको मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए लगाना है। तो कैसे लगाइएगा, तो यहीं पर से क्या करेंगे, यहाँ इसको ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। तो ये डिवाइस क्या करेंगे, यहाँ पर इसका लगा देंगे। तो इसको इस तरह से लगाने का नियम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत परिपथ में एमीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। आगे आते हैं, आइए आप 60 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। तो इसका त्वरण क्या है, त्वरण मतलब इसको इंडिकेट करते हैं ये से। ए का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है इसका त्वरण का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी क्या होता है, भी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हो, और यू आपका आरंभिक इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी का मान दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर्स, और यू का मान दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो इस दोनों का माइनस करना होगा, तो भी माइनस यू कर लेते हैं, मतलब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो 72 में 36 अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। तो भी माइनस यू का मान आया 36 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन हमको देखिए यहाँ मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या है फॉर्मूला, कि 36 को अगर मीटर, इसको बदलना है किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर को बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो बोलता है कि 36 को किससे गुना कर दीजिए, 5/18 से। तो 8 से ये कटेगा 2 बार में, तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, बदल गया। आप इस फॉर्मूला में रख दीजिए तो त्वरण निकल जाएगा। भी माइनस यू का मान कितना आया 10, और टी का मान कितना है 10 सेकेंड। 10 कट गया तो 1, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किसमें, तो विद्युत सिग्नल में करता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रेबस चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, क्या करता है, ऑप्शन डी NADH करता है, ठीक है। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके ये अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स है। क्या कहना चाहा, बोल रहा है कि एक्स का ऑक्साइड जो है, देखिए मान लीजिए कोई एक्स है, उसको ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं, क्रिया करवा रहे हैं, मतलब रिएक्शन करवा रहे हैं। तो उससे हमारा एक्स का क्या निकलता है, एक्स का ऑक्साइड बनता है। एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस को। अब ऑक्साइड जो बना एक्स का ऑक्साइड, अब उसको किससे गुजार देंगे, उसको गुजारेंगे लाल लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र से अगर गुजारते हैं तो वो उसको चेंज कर देता है किसमें, चेंज मतलब बदल देता है किसमें, नीले पत्र में बदल देता है, या नीला
जिसे आप बोल सकते हो रंग में बदल देता है। देखो जो एक्स का ऑक्साइड बना है ये क्या है आपका, एक्स का ऑक्साइड बना, उसको लाल लिटमस में अगर गुजारे तो उसको चेंज करके वो नीला रंग कर देता है। तो इसका मतलब वो एक्स यहाँ पर क्या है, ये एक्स क्या है इसका मतलब यहाँ पर, तो एक्स यहाँ पर क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। हमेशा याद रखिएगा एक्स क्या होता है, धातु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है। किसान जैसे देखते होंगे कि मान लीजिए ये खेत है, ये खेत है और यहाँ पर क्या हुआ, खेती हुआ, ठीक है। फिर अगर ये एक मान लीजिए ये 1 साल पहले खेती हुआ, यहाँ पर हुआ मान लीजिए गेहूं की खेती हुई, फिर अगले साल इसी खेत में क्या करते हैं हम, मतलब धान की खेती जिसे बोलते हैं, धान की खेती कर लेते हैं, ठीक है। चावल या धान की खेती अगर कर लेते हैं यहाँ पर, तो ऐसा किसान क्यों करते कि एक ही खेत में एक बार गेहूं लगाते हैं, एक बार चावल या धान लगाते हैं। तो ऐसा किसान किस लिए करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि मृदा का वो क्या करते हैं, उर्वरता बढ़ाने के लिए करते हैं, मृदा को और अधिक फर्टिलाइज करने के लिए करते हैं, ठीक है ना ऐसा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। जब हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं, जो किसके प्रेजेंट में होता है, किसके उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। अगर सूर्य की उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस किस पे होता है, पेड़ों के पत्ते पे होता है फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटो प्रकाश संश्लेषण हो रहा होता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये ऊष्मा शोधी अभिक्रिया है या ऊष्मोपसेद अभिक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, प्रकाश किरण निकलता है जो किस पे पड़ता है, पेड़ पौधे के किस पे पड़ता है, पत्ती पे पड़ता है। अब पत्ती उस ऊष्मा को क्या करता है, ये एक तरह का अगर किरण है तो इसमें क्या करता है, किरण में ऊष्मा रहता है ना, तो ऊष्मा को ये क्या करता है, पत्ता सोखता है। बोलता है ना कि सूर्य का किरण, सूर्य का किरण, और सूर्य के किरण में कौन रहेगा, ऊष्मा रहेगा, थोड़ा हीट रहेगा। तो उस हीट को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है पत्ती अपने क्या बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का यूज करके पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो भोजन निर्माण करते हैं तो वो क्या करते हैं, सूर्य के किरण का क्या करते हैं, ऊष्मा को शोषण कर लेते हैं, अपने अंदर संभाल लेते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए आपका विज्ञान का ये प्रीवियस ईयर 2023 का सेट नंबर 2 है। तो जो भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराया है और जितना हो सका है उसको डिटेल में करवाने का कोशिश किया है। तो जो भी फ्रेंड्स वीडियो पे जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर देखे होंगे यहाँ तक तो ही मेरा ये बात सुन रहे होंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या और आपको चाहिए, क्या सुधार करना है या इतना ठीक है। और इसी तरह से और हमारा रीजनिंग और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का क्लास चल रहा है, वो भी देखिए और अपनी तैयारी को अच्छी तैयारी करिए जिससे कि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है।